समझो बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो कराऊंगा जो सीबीएसई और आईसी वाले हर साल एक आध सवाल इसमें से दे देते हैं। सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट हैं, कई बार सीबीएसई में और आईएससी में आ चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली फैराडेज लॉ के ऊपर और लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, तो जरा इनको ध्यान से देखना, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझिए। ठीक, तो पहला सवाल है कि आपके पास ये इंडक्टर है और इसके साथ आपने एक बल्ब लगा दिया, फिर एक आपने रेजिस्टर लिया और इसके साथ एक बल्ब लगा दिया, और फिर एक लगा दिया यहां पर सेल, और सेल के साथ आपने लगा दिया स्विच पॉजिटिव में। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर लगा दिया। इस बल्ब का नाम रख दिया आपने B1 और इस बल्ब का नाम रख दिया B2। सवाल लिखिए, पहले डायग्राम बनाइए जल्दी से। लिखो, विच बल्ब विल लाइट अप फर्स्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। विच बल्ब will light up first after closing the key. After closing the key, which bulb will light up first after closing the key? और दूसरा सवाल, which bulb will be brighter? Which bulb will be brighter? कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा ग्लो करेगा? ये दो क्वेश्चंस पूछेगा। तो पहला सवाल तो बड़ा आसान है कि जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है उसमें करंट को डिले होगा, जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है उसमें करंट कम तो होगा मगर डिले नहीं होगा। समझ रहे हो, इंडक्टर जो होता है वो करंट को डिले करता है, कम नहीं करता। करंट को बढ़ने देता है मगर धीमे धीमे। रेजिस्टेंस जो होता है वो ओवरऑल करंट की वैल्यू को कम कर देता है, मगर जितनी भी वैल्यू करता है उसको डिले नहीं करता, तुरंत पास करा देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि किसी ब्रिज पर आप खड़े हुए हो और सामने से कोई हैवी व्हीकल आ रहा है, उसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ है, तो रेजिस्टेंस बोलेगा कि सामान उतारो, निकल जाओ। रफ्तार चाहे कम करो चाहे मत करो, सामान को उतारो, हल्का करो ट्रक को, और सामान ट्रक को निकाल दो। ये किसका काम है? रेजिस्टेंस का। इंडक्टर क्या कहता है? सामान चाहे उतना ही रहे मगर धीमे धीमे निकालो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू को कम करता है मगर करंट को डिले बिल्कुल नहीं करता है। जितना भी करंट फ्लो कराएगा, भले कम फ्लो कराए मगर तुरंत फ्लो कराएगा। और ये जो इंडक्टर है ये करंट की वैल्यू को कम नहीं करेगा फाइनली, मगर करंट को धीमे धीमे बढ़ने देगा। तो विच बल्ब विल लाइट अप फर्स्ट? तो आंसर है B2 विल लाइट अप फर्स्ट। पहले B2 जलेगा और पहले B2 ही बुझेगा। क्यों? रेजिस्टेंस है तो वहां भी डिले नहीं होगा। अब जो दूसरा पार्ट है ये इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में पूछा गया कि दोनों में से ज्यादा तेज बल्ब कौन सा जलेगा, तो उसका आंसर है B1 बल्ब ज्यादा तेज जलेगा, क्योंकि ऊपर जब एक बार करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होगी, मगर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो जाएगी B2 वाले के अंदर वो कम जाएगी। इस वाले में करंट की वैल्यू ज्यादा जाएगी क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज
नहीं है, तो इस वाली आर्म के अंदर करंट कम होगा और इस वाली आर्म के अंदर करंट ज्यादा होगा फाइनली। तो कौन सा बल्ब ज्यादा तेज ग्लो कर रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है B1 वाला बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो B2 विल लाइट अप फर्स्ट एंड B1 विल बी ब्राइटर। आया सवाल समझ में? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। हो गया, चलिए एक सवाल और। यहां पर एक कॉइल है और यहां पर दूसरी कॉइल है और दूसरी कॉइल में यहां पर इस तरह से एक बल्ब लगा हुआ है। दूसरी कॉइल में यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है। सवाल पूछा गया ये, क्या पूछा गया कि अगर मैं इस ऊपर वाली कॉइल को ऊपर ले जाऊं, यानी कि इन दोनों कॉइल्स में दूरियां बढ़ा लूं, तो बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा? तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल से निकलने वाला ज्यादातर फ्लक्स इसमें नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम। दिस बल्ब विल बिकम्स लेस ब्राइटर अगर मैं इस वाली कॉइल को ऊपर कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो लिखो, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस इफ द अपर कॉइल मूव्स अपवर्ड। तो अगर मैं इस वाली कॉइल को ऊपर ले जाऊं और इस वाली कॉइल को यहीं छोड़ दूं, तो ये वाली कॉइल अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका जाने वाला इसका फ्लक्स पूरा नहीं पहुंच पाएगा। जब फ्लक्स पूरा नहीं पहुंच पाएगा तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो द ब्राइटनेस ऑफ दिस बल्ब डिक्रीजेस इफ वी मूव दिस कॉइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, जो भी चीज इसका फ्लक्स कम कर देगी आपस में, वो उसकी ब्राइटनेस को कम कर देगी। अगर मैं इसको ऊपर की बजाय यहां पर ले जाता तब भी फ्लक्स कम हो जाता, यहाँ की बजाय यहाँ ले जाता तब भी फ्लक्स कम हो जाता, ब्राइटनेस कम हो जाती। इसको अगर मैं नीचे लेके आता तो ब्राइटनेस बढ़ जाती। बोलो हाँ कि ना? और कोएक्सियल वाइंडिंग कर देता तो ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ठीक, अच्छा एक सवाल मैं और पूछता हूँ, जो मैंने फिलहाल आज ऑफलाइन में नहीं पूछा, ये ऑनलाइन एक्सक्लूसिव सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अगर मैं एक कॉपर की प्लेट को इसके बीच में इंसर्ट कर देता हूं, दूरी चेंज नहीं करता, कॉपर की एक प्लेट को बीच में इंसर्ट कर देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्लेट के अंदर इस तरफ भी और इस तरफ भी एडी करेंट्स डेवलप हो जाएंगे, जो आने वाले फ्लक्स को अपोज करना शुरू करेंगे। तो इस कॉइल का फ्लक्स इसमें पास नहीं होगा, इसलिए ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर मैं दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कॉपर की प्लेट लगा देता हूं, तो कॉपर के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे? एडी करेंट्स, वो पास होने वाले फ्लक्स को अपोज करेंगे। तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में पास नहीं हो पाएगा और ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है बेटा। जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली होगी आज, उनसे पूछना। देवांश शर्मा, बोलो बेटा। सब ब्राइटनेस कम हो जाएगी या फिर बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा?
नहीं बेटा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि कितना भी एडी करंट हो कंप्लीटली तो अपोज नहीं कर पाएगा। आपने ओके कोई सर। परमानेंट बैरियर थोड़ी लगा दिया है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्स तो इसके थ्रू भी पास होगा, मगर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। मैंने कहा ना, कोई भी चीज अपोज करती है तो अपोज करने से कोई चीज खत्म थोड़ी हो जाती है, कम हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है तो क्या करंट बढ़ना बंद कर देता है? नहीं, बढ़ता तो है ही, मगर डिले हो जाता है। ओके सर। चलिए सर, ये हो गया। ये सारे सवाल बेटा बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन, ध्यान रखना। तुम्हारा टॉपिक तो खत्म हो चुका है, ठीक। अब और क्वेश्चन देखो। अब एक सवाल पूछा जाता है कि why a resistance is always put in parallel with the coil of an electromagnet। लिख लो सवाल को। why a resistance always put in parallel, why a resistance always put in parallel with the resistance box, put in parallel with the resistance box, put in parallel with the resistance box, put in parallel with the resistance box। सॉरी बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैं गलत बोल गया, आई एम सॉरी। रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, एक सवाल रेजिस्टेंस बॉक्स का भी कराऊंगा। why a resistance always put in parallel with the electromagnet, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस पर इस तरह से कॉइल लपेट के इसको बनाया जाता है, और यहाँ पर एक सेल लगा होता है सप्लाई, और एक स्विच होता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कॉइल होती है ना, इसके साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। जो व्हाइट कलर का सिलेंडर देख रहे हैं वो तो सॉफ्ट आयरन का कोर है, उस पर तार लपेटा गया है येलो कलर का, और सेल लगा के इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दी गई है। सवाल ये पूछा गया कि बताओ ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। तो होता यह है बेटा, अगर आप इस स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं, या फिर स्विच को ऑन करते हैं, की को क्लोज करते हैं, बोलिए हाँ कि ना, तो करंट यहां से चलना शुरू करता है। अब उसके पास यहां पर आता है दो रास्ते हैं, एक तो रेजिस्टेंस वाला रास्ता है और एक कॉइल वाला रास्ता है। इसमें रेजिस्टेंस नाम की चीज नहीं है, तो सारा करंट कहाँ जाएगा? कॉइल के अंदर। करंट बड़े आराम से फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ऑन करते वक्त रेजिस्टेंस का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, मगर जैसे ही आप इस सर्किट को ऑफ करोगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर जब सर्किट को ऑफ किया जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इस बैटरी करंट को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि स्विच ऑन करते वक्त अपोज करेगा और ऑफ करते वक्त सपोर्ट करेगा। ऐसा कुछ याद है कि नहीं? तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं यहां से ऑफ करूंगा, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बैटरी वाले ईएमएफ को, इस बैटरी वाले ईएमएफ को सपोर्ट करना शुरू करेगा, ताकि बैटरी का करंट कम ना हो, क्योंकि स्विच ऑफ करते ही करंट कम होने की कोशिश करेगा, और स्विच ऑफ करते ही अगर करंट कम होने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स कम होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बैटरी करंट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा ताकि करंट कम ना हो। बोलो हाँ कि ना। अब होगा ये कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा डेवलप होता है, और ये बैटरी ईएमएफ को सपोर्ट भी करता है। तो अब इस सर्किट के अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जितना अप्लाई किया था उससे भी ज्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट कर रहा है किसको? इस पर्टिकुलर बैटरी के ईएमएफ को। तो जो इंसान इस स्विच को ऑफ करने गया होगा ना, उसकी चीखें निकल सकती हैं, स्पार्किंग हो सकती है। कहां पर? स्विच के ऊपर। कभी नोटिस करना, किसी हैवी अप्लायंस को जब आप ऑन करते हैं तो उसके स्विच में बिल्कुल स्पार्किंग नहीं होती है,
मैं कभी उसे हल्का सा ऑफ करने की कोशिश करना तो उसमें हमेशा स्पार्किंग होती है। ऑफ करते टाइम में होगी, ऑन करते टाइम में स्पार्किंग नहीं होगी। तो ऑफ करते टाइम में किसी भी हैवी अप्लायंस में स्पार्किंग क्यों होती है? क्योंकि ऑफ करते वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो अप्लाइड ईएमएफ को सपोर्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस को हाई क्रिएट कर देता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जब हाई क्रिएट हो जाता है तो यहां पर जो हमारे पास स्विच है, स्विच के अंदर स्पार्किंग होने की संभावना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक्यूशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो, मगर रेजिस्टेंस जब लगा लिया जाता है तो यहां पे स्विच जब ओपन करा तो यहां का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गया, तो करंट इस स्विच में से पास ना होके इस रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना करंट? इसलिए स्विच बच जाएगा स्पार्किंग से। बोलो हाँ कि ना? इसलिए जब ऑफ करोगे तो स्विच के अंदर स्पार्किंग नहीं होगी। कहां से करंट पास होगा? स्विच ऑफ करते वक्त यहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से करंट पास होने की कोशिश करेगा कि इस फाइनाइट रेजिस्टेंस पास हो जाएगा? तो फाइनाइट रेजिस्टेंस में से करंट पास हो जाएगा और कॉइल जलने से बच जाएगी और स्पार्किंग भी नहीं होगी। कॉइल जलने से क्यों बच जाएगी? अगर इसमें इनफाइनाइट करंट फ्लो कर जाता तो हीटिंग इफेक्ट से कॉइल पूरी खराब हो जाती। मगर अब कॉइल के साथ आपने क्या लगा दिया है? रेजिस्टेंस। तो जैसे ही यहां से स्विच ऑफ करोगे तो करंट अब इस रेजिस्टेंस और कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, तो अब करंट हाई नहीं हो पाएगा। किसके अंदर? इस सर्किट में। क्यों? क्योंकि साथ में रेजिस्टेंस आ गया इन सीरीज विद द क्या? कॉइल। सोचो, तुम्हें लग रहा है ये पैरेलल है, मगर जगह जब यहां सर्किट तोड़ दोगे ना तो कॉइल का तार और ये सीरीज में होगा। सोचो, अगर मैं सर्किट को यहां से तोड़ देता हूं तो इस वाली आर्म में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? इस ऊपर वाली आर्म के अंदर। तो रेजिस्टेंस और ये जो हमारे पास वायर है कॉइल का, ये सीरीज में बिहेव करेंगे, पैरेलल में बिहेव नहीं करेंगे। पैरेलल में बिहेव कब करेंगे? जब यहां सर्किट ऑन होगा तो ये पैरेलल में बिहेव करेंगे। जब सर्किट यहां से ऑफ कर दोगे तो ये सीरीज में बिहेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि करंट अब यहां से तो फ्लो करेगा नहीं, तो करंट ऐसे तो फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करेगा तो किसमें आ जाएंगे? ये सीरीज में। इससे कॉइल जलने से बच जाती है और इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो सवाल पूछा गया कि व्हाई अ रेजिस्टेंस ऑलवेज पुट इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आंसर लिखो। When the circuit is switched off, when the circuit is switched off, यानी कि सर्किट के की को ओपन किया जाता है। When the circuit is switched off, when the circuit is switched off, when the circuit is switched off, induced EMF supports the applied EMF. Induced EMF supports the applied EMF, due to which potential difference in the circuit becomes very high. Due to which potential difference in the circuit becomes very high. Due to which potential difference in the circuit becomes very high. So in order to avoid overheating of the coil, so in order to avoid overheating of the coil, and for avoiding spark in the क्या बेटा? स्विच। स्विच यहां की एक ही बात है। A resistance is put in parallel with the coil of the electromagnet. तो अगर शॉर्ट में सीखो तो कॉइल को सेफगार्ड करने के लिए
और स्पार्क को अवॉइड करने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया गया। ये लग आपको पैरेलल में रहा है, जब सर्किट ऑन होगा तो ये दोनों आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में। और जब सर्किट यहां से ऑफ करोगे ना तो तुरंत ये कॉइल और ये सीरीज में हो जाए, तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉइल का, तो हाई ईएमएफ से वो खराब नहीं हो, सोचो, और स्पार्क होने से बच जाएगी। समझ में आ गई वजह? ठीक। आदित्य कुछ पूछ रहे हैं, बोलो आदित्य, क्या कह रहे हो? इवनिंग सर। हाँ बोलो बेटा। सर उसके बाद भी कभी थोड़ा आइडियल प्लान्स प्लस स्पार्क में आ जाता है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की गई है, हैवी अप्लायंस की बात नहीं की गई है। हैवी अप्लायंस में जो होता है उसके अंदर भी तो कॉइल्स पाई जाती है, तो उसके अंदर भी जब आप स्विच ऑफ करते हो, कभी नोटिस करना, हीटर के तार को लगाओगे ना तो इतनी स्पार्किंग नहीं होगी, जब निकालने की कोशिश करते हैं तब उसमें स्पार्किंग ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट करता है किसको, अप्लाइड ईएमएफ को। तो हैवी अप्लायंस के अंदर करंट हाई फ्लो करता है, कॉइल्स उसके अंदर होती हैं, सेल्फ इंडक्टेंस उनके अंदर होता है हैवी अप्लायंस के अंदर, कंप्रेसर हो गया, इमर्शन रॉड हो गई, इन सब में कॉइल्स पाई जाती हैं। जब सर्किट को ऑफ किया जाता है तो स्पार्किंग के चांसेस होते हैं, मगर वहां पर आपको अलग से पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो इतने हाई वोल्टेज नहीं होते जितने की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हाई वोल्टेज होते हैं। ये हजारों वॉट की और मतलब 10,000 15,000 वॉट की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है, घर के अंदर छोटे मोटे पंखे के साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मेरी बात समझ में आई? यस पर महेश्वरी कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, इसको रिपीट कर दीजिए थ्योरी को, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की। लिखो अंदर बेटा। बाहर हो रहा था। यस सर। When the circuit is switched on, induced EMF supports the applied EMF. So the potential difference in the circuit becomes very high. So in order to avoid overheating of the coil and for avoiding spark in the switch, we use a resistance in parallel with the coil of the electromagnet. हर्षिता पूछो बेटा, क्या पूछ ओके रही सर, थैंक यू सर। हो? सर जो करंट होता है वो स्विच की तरफ क्यों जाता? करंट जो होता है वो लो रेजिस्टेंस वाले रास्ते की तरफ जाता है। तो अगर आप स्विच को यहां से ऑन कर रहे हो तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस लो है, तो ऑन करते वक्त सारा करंट कॉइल में से पास होगा। और जब स्विच को यहां से ऑफ करोगे ना बेटा, तो ऑफ करते में सर्किट टूट जाता है, और सर्किट टूट जाता है तो वहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो करंट पे से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरफ नहीं आएगा, बल्कि फाइनाइट रेजिस्टेंस में से होता हुआ कॉइल के अंदर पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनता है। जब सर्किट ऑन हुआ था तो उसके पास दो रास्ते थे, एक तो कॉइल में से पास हो या फिर एक रेजिस्टेंस में से पास हो। तो कॉइल का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है तो वहीं से पास हो गया। और जब सर्किट ऑफ हुआ तो करंट जो फ्लो करेगा वो यहां से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ऑफ कर दिया गया है उसको, तो सर्किट टूट गया है। सर्किट टूटने का मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए। तो जो स्पार्किंग होती है ना, वो बेसिकली दो कॉन्टेक्ट्स के बीच की स्पार्किंग होती है, जिसमें बीच में एयर का गैप आ चुका होता है। कॉन्टेक्ट टूट गया है ना। लाइटनिंग कब होती है? हवा में जब करंट फ्लो कर जाता है। तो जब इस कनेक्शन यहां से टूट गया है तभी तो यहां पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो रहा है, जिससे चिंगारी निकल रही है। तो चिंगारी निकल के रहती कब? अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, कि करंट को फ्लो तो इसी में करना पड़ता। मगर अब करंट के पास एक रास्ता रेजिस्टेंस वाला भी है और एक ज्यादा रेजिस्टेंस वाला रास्ता की वाला भी है। वैसे की के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब सर्किट को तोड़ दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई डेवलप हो गया है। तो करंट अब इस रेजिस्टेंस में से पास होगा, इस की में से पास नहीं होगा, तो स्पार्किंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए सर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं
रेजिस्टेंस बॉक्स की। आपने लैब तो देखी नहीं होगी, स्कूल की देखी है? तो रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की एक चीज होती है, बॉक्स टाइप का होता है, नाम ही उसका वो है, और उस पर ऊपर कीज लगी रहती हैं। अगर मैं उसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसा होता है, ऐसे बेटा उसमें कीज लगी रहती है। हर एक की पर एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी होती है, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, इस तरह से लिखी रहती है। यहां से एक तार जोड़ते हैं और यहां से एक तार जोड़ते हैं। ये टॉप व्यू दिखाया है मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स का। जो रेजिस्टेंस आपको चाहिए होता है इनमें से, वो वाली की आप रिमूव कर लेते हैं। तो जिस की को आप रिमूव करते हैं उस की पर जितनी वैल्यू लिखी होती है वही रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अगर दो कीज निकाल ली, 5 वाली और 10 वाली, तो सर्किट के अंदर अब इन दो पॉइंट्स के बीच में कुल मिला के 15 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैंने सारी कीज लगा दी तो 0 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मैंने एक 2000 वाली की यहां से हटा ली तो सर्किट में 2000 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स की पहचान होती है। पक्का? होता क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर जो ऊपर आप येलो कलर का देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये ब्रास की स्ट्रिप होती है, ब्रास से बनी हुई। और होता ये है, ये ब्रास की जो स्ट्रिप होती है इसके बीच में ये की लगी रहती है, इस तरह से, इस तरह से। तो नॉर्मली करंट जो होता है ना बेटा, वो की लगे होने पर ऐसे फ्लो करता है। मगर जब इस की को यहां से निकाल लिया जाता है तो बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये की बीच में से आपने इसमें से रिमूव कर ली तो एक बीच में गैप क्रिएट हो गया, और इसके नीचे एक तार लगा होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वायर। अगर इस की पर 5 ओम लिखा हुआ था तो नीचे यहां पर 5 ओम का ही वायर लगा होता है। तो अब करंट इसमें से सीधा पास नहीं हो पाएगा, उसको नीचे तार में से घूम के ऊपर आगे निकलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस की को आप रिमूव करते हैं वहां से ऊपर से सर्किट टूट जाता है और नीचे से रेजिस्टेंस के रास्ते करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना होता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है। अब मेन सवाल क्या है वो समझो। सवाल ये दिया गया कि अगर हमने रेजिस्टेंस वायर इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ना ही था रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, तो इसको ये डीएनए की तरह क्यों जोड़ दिया है, डबल स्टैंडर्ड? इसको हम ऐसे भी तो जोड़ सकते थे। तार तो तार है, ऐसे जोड़ दो उसको कॉइल बना के। ये डबल वाइंडिंग क्यों करी? तो सवाल पूछा जाता है कि व्हाई द रेजिस्टेंस कॉइल इन रेजिस्टेंस बॉक्स आर डबल वाउंड। डबल वाइंडिंग क्यों की जाती है? जैसे इसको तार को नीचे लेके गए क्लॉकवाइज, फिर नीचे से मोड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऊपर लाए और फिर तार को बाहर निकाल दिए। ऐसे करने में क्या दिक्कत थी? तो सवाल लिखो, व्हाई द रेजिस्टेंस कॉइल इन द रेजिस्टेंस बॉक्स आर डबल वाउंड। व्हाई द why the resistance wire in the resistance box are double wound? अब जरा समझो, ये सिंगल वाउंड है, ऐसा क्यों नहीं होता? इसे डबल वाउंड ही क्यों करते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स को आप डीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये सिंगल वाउंड और डबल वाउंड का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑलमोस्ट। मगर कहीं आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को ऑल्टरनेटिंग करंट को कम करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर वो इस तरह की कॉइल के अंदर फ्लो करेगा तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और ये कॉइल अपना
सेल्फ इंडक्टेंस भी ऑफर करेगी। बोलो हाँ कि ना। तो लिखा तो रेजिस्टेंस पर हुआ है 5 ओम, और 5 ओम की आपने निकाल ली। इस तार का रेजिस्टेंस भी 5 ओम है, मगर ये 5 ओम के मुकाबले ज्यादा करंट को अपोज करेगा दो वजह से। एक तो इस तार का रेजिस्टेंस है, वो तो अपोज करेगा, साथ साथ इस कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी होगी, जिसकी वजह से ये करंट के ग्रोथ और डिके को अपोज करेगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट में तो हमेशा ग्रोथ और डिके होती रहती है, तो ये ओवरऑल करंट को कम कर देगा दो फैक्टर्स की वजह से, एक तो रेजिस्टेंस की वजह से और एक अपने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। ये पीली वाली कॉइल की बात कर रहा हूं। तो आप तो ये सोचेंगे कि सर्किट के अंदर 5 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, मगर करंट वास्तव में 5 ओम से ज्यादा का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, जिसमें दो वजह होंगी, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इस कॉइल का रेजिस्टेंस। तो इसका तरीका ढूंढा गया। तरीका ये ढूंढा गया कि तार को लेके इस तरह से ना बांध के पहले उसको क्लॉकवाइज घुमाया गया और नीचे ले जाके फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर ले गए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अब इस कॉइल के अंदर दो वायर पाए जाएंगे हर एक लूप के अंदर, एक वायर क्लॉकवाइज होगा और एक वायर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि करंट दोनों में एक ही मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि जो जा रहा है करंट वही तो निकल के आ रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और करंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? ऑपोजिट। तो एक ही लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और उसी लूप में करंट क्लॉकवाइज भी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब भले ही इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट तुम फ्लो कराओ, वो चाहे बढ़े चाहे कम हो, एक लूप में हमेशा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक लूप में करंट क्लॉकवाइज है और एक में एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड नाम की कोई चीज नहीं होगी, इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। तो यहां पर इस तरह की कॉइल कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करके करंट को कम करने की कोशिश नहीं करेगी। तो इसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली मान लो 5 ओम था, तो 5 ओम रहेगा, एग्जैक्टली उतना रहेगा। मगर इस कॉइल के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वायरिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इंडक्टिव वायरिंग। नॉन इंडक्टिंग वायरिंग का मतलब होता है कि कॉइल होने के बाद भी इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जीरो के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वायरिंग। अब इसे तुम चाहे एसी में इस्तेमाल करो चाहे डीसी में, ये हमेशा जितने ओम का रेजिस्टेंस वायर है उतने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेगा। तो करंट एग्जैक्टली 5 ओम के हिसाब से कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से कम नहीं होगा। तो लिखो आंसर, द कॉइल्स आर डबली वाउंड because in such type of coil coefficient of self induction is almost zero. Because in such type of coils coefficient of self induction is almost zero. Known as non-inductive wiring. Known as non-inductive wiring. Known as non-inductive wiring. आई बात समझ? ठीक। तो ऐसी वायरिंग की जाती है रेजिस्टेंस बॉक्स में कि ये वाली की जाती है? ये वाली वायरिंग करते हैं, ये वाली वायरिंग नहीं करते। ठीक। एक और सवाल देखो। तुम्हें यहां पर दो कॉइल्स दिखाई दे रही होंगी, एक पी वाली कॉइल और एक एस वाली कॉइल, और ये तुम्हें यहाँ पर एक बैटरी दिखाई दे रही होगी। ये भी काफी सवाल है, कई बार सीबीएसई वालों ने पूछा है। सवाल ये पूछा जाता है कि इस सर्किट की को अगर मैं ऑन करूंगा
तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल पी? पी वाली कॉइल अंदर वाली है और एस वाली कॉइल बाहर वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखो, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल पी। फाइंड आउट the direction of find out the direction of induced current in coil P when the key is closed. When the key is closed. When the key is, जब की को क्लोज किया जाएगा करंट किधर फ्लो करेगा? पी वाली कॉइल में। तो बड़ा कॉमन सेंस की सवाल है। अगर मैं इस सर्किट के अंदर इस की को क्लोज करता हूं तो एकदम से करंट बेटा ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बड़ी वाली कॉइल में करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, कैसा? क्लॉकवाइज। बताओ हाँ कि ना? और बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो गौर से देखो, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाएगी। तो पी वाली कॉइल के अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? पी वाली कॉइल के अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा। लेंस अब क्या बोलता है कि जिस वजह से वो इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करे तो कॉइल फ्लक्स बाहर निकालेगा। और बाहर कौन निकालता है? नॉर्थ पोल। कौन निकालता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ डेवलप होगा इसके अंदर और करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आ रही? रूल क्या है कि फ्लक्स अंदर जाने वाला बढ़ रहा है तो बाहर निकालो, नॉर्थ बनाओ। और फ्लक्स अंदर आने वाला अगर कम हो रहा होता तो यहां पर साउथ बना के करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर गया होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो फटाफट। डायग्राम बनाओ पहले। When the circuit is switched on, clockwise current will flow in the coil S. When the circuit is switched on, clockwise current will flow in the coil S, due to which flux, inward flux in the coil P increases. समझ में आया? Inward flux. Inward flux in the coil P increases. अरे बोलो हाँ कि ना? So according to Lenz's law, north must be induced on the face of P. North must be induced on the face of क्या बेटा? P. And current will flow anti-clockwise. And current will flow anti-clockwise.
and current will flow anti-clockwise. ठीक, एक सवाल जरा आप देखो। अच्छा बताओ, इस तार में करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर एक कॉइल रखी हुई है। अगर ये करंट कांस्टेंट फ्लो करता रहेगा तो क्या इस लूप के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों? अगर इस तार में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो जितना कुछ भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से बाहर आ रहा होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। सवाल बोर्ड्स वालों में पूछा गया कि अगर मैं इस करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो बताओ इस कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप if current I in the wire increases. Find out the direction of induced current in the loop if magnitude of the current I increases in the wire. तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से करंट अगर ये है तो इस वाले लूप में से फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, और अब अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ाई गई तो इसमें से बाहर निकलने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर इसमें से बाहर निकलने वाला फ्लक्स बढ़ गया तो फ्लक्स को अंदर खींचना पड़ेगा, और अंदर कौन खींचता है? साउथ पोल की नॉर्थ पोल? साउथ पोल। तो करंट इसके अंदर क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सवाल बोर्ड्स में पूछ चुके हैं। ठीक, अब बिल्कुल इसी डायग्राम पे बेस्ड एक सवाल और पूछा गया 2 साल बाद। सवाल ये था कि ये लूप ये है और ये करंट है जो कि कांस्टेंट है, ये करंट यहां पर चेंज नहीं हो रहा। अब इस लूप को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि दूर ले जा रहा हूं। तो अगर मैं इस लूप को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो बताओ इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं करंट को देखूं तो इसमें फ्लक्स बाहर आ रहा है, और इसको अगर मैं दूर ले जा रहा हूं तो इसमें से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर नॉर्थ बनाना पड़ेगा ताकि फ्लक्स और निकले। नॉर्थ बनाऊंगा यहाँ पे, और नॉर्थ बनाऊंगा तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो करंट इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्यों होगा इंड्यूस? देखो करंट ये वाला कांस्टेंट है, तो अगर ये यहीं का यहीं रहता तो इसमें कोई ईएमएफ करंट इंड्यूस नहीं होता क्योंकि फ्लक्स कैसा होता? कांस्टेंट। मगर मैं पूरे लूप को ही घसीट के ऊपर ले जा रहा हूं, तो अगर मैं इसको इस वायर से ही दूर ले जाऊंगा तो करंट भले ही कांस्टेंट हो मगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा था बाहर, देखो ये बाहर ही तो आ रहा था, तो ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे इस फेस के ऊपर नॉर्थ बनाना होगा, तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
कि दो बिल्कुल अलग अलग आंसर्स आते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। समझ में आई सवाल? ठीक। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, बना लिया आपने? जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें यहां पर एक पीले कलर का स्ट्रेट कंडक्टर दिखाई दे रहा है और एक यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर वो रखा हुआ है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर ये है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक ही है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक यू शेप्ड कंडक्टर है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है, और उस स्ट्रेट कंडक्टर को अगर देखो तो मैंने वो येलो कलर से बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक है, और एक पॉइंट और मार्क कर दिया है यहां पर x इक्वल टू 2b। अब क्या हो रहा है कि इस स्ट्रेट कंडक्टर को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ घसीट रहे हैं। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इस कंडक्टर को आगे की तरफ घसीट रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से इस कंडक्टर को आगे की तरफ घसीट रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना? तो पहले x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक लाए, फिर x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b तक ले गए, फिर x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू b तक लाए, और फिर x इक्वल टू b से फिर दोबारा 0 पर आ गए। तो टू एंड फ्रो गए हैं आप। कैसे गए हैं? टू एंड फ्रो। तो आप स्ट्रेट कंडक्टर को इस यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं, पहले राइट 2b तक, फिर 2b से वापस 0 तक। आया समझ में? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आधे हिस्से में है, x इक्वल टू b के बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आपको इस पूरे इवेंट के लिए ग्राफ प्लॉट्स करने, ग्राफ जो है वो प्लॉट करना। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? सुन लो, आपको ग्राफ प्लॉट करना है फ्लक्स वर्सेस x, और ये डिस्टेंस है बेटा, फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस। EMF वर्सेस डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, और आखिरी वाला पावर वर्सेस डिस्टेंस। तो x जो है ये डिस्टेंस है। अब मैं इसे बार बार डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं? इस वजह से बोल रहा हूं कि अगर आप x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक जाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगा। x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b तक जाओगे, तब भी डिस्टेंस बढ़ेगा। और x इक्वल टू 2b से दोबारा x इक्वल टू b तक आओगे, तब भी डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो दोबारा x इक्वल टू 0 पर आने पर 0 हो जाए, इसलिए डिस्टेंस बोल रहा हूं बार बार। बात समझ में आ रही है? तो यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस, EMF वर्सेस डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, एंड पावर वर्सेस डिस्टेंस। आपको ये चारों जो हैं ग्राफ प्लॉट करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझो इस सवाल को। इसका एक पार्ट मैं करता हूं आपके लिए, और बाकी पार्ट फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इनके फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं कि EMF का फॉर्मूला कितना आएगा, फोर्स का फॉर्मूला कितना आएगा, पावर का फॉर्मूला कितना आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ भी प्लॉट करना है आपको। मगर ये याद रहे कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b, x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b, x इक्वल टू 2b से लौट के x इक्वल टू b, और x इक्वल टू b से दोबारा x इक्वल टू 0। डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है,
डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आप लौट के आओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मगर हमें डिस्टेंस और इन चीजों का ग्राफ प्लॉट नहीं करना, हमें डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना है। और डिस्टेंस बेटा हमेशा बढ़ता है, चाहे आप दूर जाइए चाहे पास आइए। बोलिए हाँ कि ना। अब एक ग्राफ में आपको प्लॉट करके दिखाता हूं इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना। मैं कम से कम, मुझे लगे कि तुमने ट्राई किया है, बात तो अलग है, तुम करो ना करो बात अलग है, मगर मुझे ऐसा लगा देना कि तुमने ट्राई कर लिया। तो अगर बेटा मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाता हूं तो फ्लक्स होता है बेसिकली बी ए कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा, जानते हो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस रॉड को x इक्वल टू 0 से लेके आगे की तरफ खींचता हूं तो जिस एरिया में फ्लक्स है वो इंक्रीज करता जा रहा है। कहां तक? x इक्वल टू बी तक। तो यहां से यहां तक लाने में फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मगर जैसे ही मैं x इक्वल टू बी पर आ जाऊंगा और उसके बाद आगे चलना शुरू करूंगा तो एरिया तो बढ़ेगा पर उसमें फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो फ्लक्स पहले यहां से लेके यहां तक इंक्रीज करेगा, फिर यहां से लेके यहां तक कम नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर यहां से लेके यहां तक दोबारा कांस्टेंट रहेगा, और फिर यहां से लेके यहां तक फ्लक्स दोबारा से फिर 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले फ्लक्स विल इंक्रीज, देन विल रिमेन कांस्टेंट, देन अगेन विल रिमेन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो अगर मैं इस ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बने। ये होगा x इक्वल टू 0, ये पॉइंट होगा x इक्वल टू b, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 2b, ये होगा फिर बेटा x इज इक्वल टू, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू b, और ये दोबारा से x इज इक्वल टू 0 पर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये आपके पास होगा फ्लक्स और ये आपके पास होगा डिस्टेंस। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक ये बढ़ता जाएगा फ्लक्स। फिर x इज इक्वल टू बी से रॉड x इक्वल टू 2b तक जाएगी तो फ्लक्स देखो यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा। फिर x इक्वल टू 2b से x इक्वल टू b तक रॉड लौट के आएगी, तब भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और x इक्वल टू b से दोबारा लौट के x इक्वल टू 0 पर आओगे तो फ्लक्स धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो पहला ग्राफ बनाया मैंने फ्लक्स और डिस्टेंस के बीच का। अब दूसरा ग्राफ बनाना कितना आसान है। इसलिए आसान है कि जहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है बस वहीं पे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ को इसी के नीचे प्लॉट करना चाहूं तो एक और ग्राफ बना के दे रहा हूं मैं आपको। ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू बीवीएल। ये मॉड की बात चल रही, और नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। पक्की बात है। अब बताओ, जहां पर फ्लक्स चेंज होता है सिर्फ वहीं पे तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। बिल्कुल सही। और रॉड की वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, इसलिए ईएमएफ भी एक कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। तो पहले एक आप बना देंगे यहां पर ईएमएफ, उसके बाद बना देंगे यहां पर ईएमएफ, और बीच में यहां पर कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो ये होगा x इज इक्वल टू बी, ये होगा x इज इक्वल टू 2b, फिर ये होगा x इज इक्वल टू b, और यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, और ये होगा आपके पास ईएमएफ। पहले मैंने यहां पर नेगेटिव ईएमएफ बनाया है और उसके बाद मैंने यहां पर पॉजिटिव ईएमएफ बनाया है। ये मैंने साइन क्यों चेंज कर दी है ईएमएफ के? क्योंकि एक बार फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्रिएट हुआ है ईएमएफ, और एक बार फ्लक्स के कम होने की वजह से क्रिएट हुआ है। इसलिए ईएमएफ का जो साइन है पहले नेगेटिव लिया है और बाद में पॉजिटिव लिया है। और ध्यान रहे कि ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखो ध्यान से, मॉड ईएमएफ का वही है। तो यहां से यहां तक ईएमएफ डेवलप है एक कांस्टेंट, और यहां से यहां तक भी ईएमएफ डेवलप है एक कांस्टेंट। बीच में जहां पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, वहां पर मैंने इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट ही नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलिए, ये ग्राफ किसके बीच का हो गया? ये ग्राफ ईएमएफ वर्सेस यहां पर मैंने लिया है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। अरे बोलिए हाँ कि ना। आ रही बात समझ में? ठीक। अब दो ग्राफ रह गए।
अब 2 ग्राफ वो आप बनाएंगे, मगर मैं आपके लिए फॉर्मूला निकाल देता हूं उसका, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा। जो फोर्स क्रिएट होता है ना बेटा, फोर्स होता है IBL sin थीटा, और ये हो जाएगा IBL इंटू साइन ऑफ 90, यानी कि ये हो जाएगा IBL, ये होगा फोर्स जो हमें प्लॉट करना है। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं करंट, तो करंट हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R इंटू BL। व्हाट इज E? इंड्यूस्ड EMF। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो करंट को मैं E डिवाइडेड बाई R इंटू BL लिख सकता हूं। अब E को मैं लिख सकता हूं कितना बेटा? BVL डिवाइडेड बाई R इंटू BL। तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहां पर B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। अब कॉमन सेंस की बात, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फोर्स भी कांस्टेंट ही डेवलप होगा। बोलो हाँ कि ना। और फोर्स कहां डेवलप होगा? फोर्स कहां डेवलप होगा? जहां पर करंट होगा। और करंट कहां पर होगा? जहां पर ईएमएफ होगा। तो सिर्फ इतने से एरिया में ही, सिर्फ इतने से एरिया में ही जहां ईएमएफ डेवलप हुआ है, एग्जैक्टली वहीं पर फोर्स अपियर होगा, और बीच वाली जगह पे फोर्स अपियर नहीं होगा। अब ग्राफ आपका प्लॉट करने का काम है। अब मैं पावर का फॉर्मूला देता हूं आपको निकाल के। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया, और अगर मैं पावर का फॉर्मूला दूं, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कितना? B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। तो यहां पर आ जाएगा इनटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। बोलो हाँ कि ना। पक्का? अब एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां पर V है और यहां पर V स्क्वायर है। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो, तो फोर्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। बोलो हाँ कि ना। मगर यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो या वेलोसिटी नेगेटिव हो, पावर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। पावर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, मगर फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया हमने, और ये पावर का फॉर्मूला डिराइव किया। अब इसके ग्राफ में आपको दिमाग मारना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए हैं, और 2 ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक। दूसरी बात बेटा, ये कल सैटरडे है, तो कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। अब ऑनलाइन क्लास आपकी संडे को होगी सुबह 10 बजे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसमें आप मैग्नेटिज्म की शीट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? मैग्नेटिज्म की जो शीट दी हुई है उसे डिस्कस करेंगे। और कमिंग वेंसडे या थर्सडे को फिर आपका टेस्ट होगा। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो कल सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे को मगर क्लास होगी। कितने बजे? सुबह 10 बजे। ठीक है।